सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। सो जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो ये जो क्वेश्चन है ये तो रीजनिंग का हमने निकाल दिया है, पर चलो कोई नहीं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन तो आगे से शुरू होने थे। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के लिए आपको बताना है कि कौन सा सही रहेगा। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन सेकंड रहेगा। जो घास है वो खरगोश खाता है, लोमड़ी जो होती है वो तो खरगोश को खाती है। सो यहाँ पे घास, खरगोश एंड लोमड़ी। घास को खरगोश के द्वारा खाया जाता है, खरगोश जो होता है उसको लोमड़ी खाती है। सो ऑप्शन ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, अपने क्वेश्चन अपने होते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हमें बताना है कि भाई यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो हमें बतानी है। तो देखिए शेल जो होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि शेल जो होती है एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, माइका एक मिनरल है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं हो सकती, सॉरी। हाँ, शेल जो होती है एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, यहाँ पे से मेटामॉर्फिक दिया इसलिए ये गलत है। मिनरल, माइका जो होता है एक मिनरल होता है। क्वार्ट्ज जो होती है वो क्या होती है, क्वार्ट्ज जो होती है एक मिनरल होती है, इग्निसिस रॉक नहीं होती है। अगर ये इग्निसिस रॉक नहीं होती है, कि मिनरल होती है, तो ये मेटामॉर्फिक भी नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्या है, मिनरल होते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोर एबिलिटी टू फायर रेजिस्टेंस। किस रॉक के पास सबसे ज़्यादा फायर को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। सो वो होता है कंपैक्टेड सैंडस्टोन। कंपैक्टेड सैंडस्टोन जो होती है एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। इसके पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, सीमेंटिंग मिनरल होते हैं, जैसे कि माइका हो गया, एक इसके पास माइका होता है एंड एक होता है फेल्सपर। ये दो जो होते हैं मिनरल होते हैं, इसके अंदर टुगेदर काम करते हैं कंपैक्टेड सैंडस्टोन के अंदर। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। इसको आप एक रोड मेटल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है। अगर आपके पास बासोल्ट एंड ग्रेनाइट नाम की रॉक नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है आपके पास, भाई बासोल्ट एंड ग्रेनाइट आपके पास नहीं है, तो आप कम्पैक्ट सैंडस्टोन को रोड में मेटल के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई फायर रेजिस्ट की एबिलिटी होती है इसके पास। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो 2.25 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और हम इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 35 से लेकर 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। तो इसके पास बहुत सारी एबिलिटी होती है। तो ये सारी एबिलिटी जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए भाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कंपैक्ट सैंडस्टोन जो है। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। स्ट्रेंथ जो होती है किस डायरेक्शन में हाईएस्ट होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। किस डायरेक्शन में हाईएस्ट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो होती है ना एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन एंड एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन। तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ टिम्बर की इसी में ही देखने को मिलती है। वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी होती है। तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टिम्बर की किस में ज़्यादा होती है, जो स्ट्रेंथ होती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो टेंजाइल स्ट्रेंथ ही होती है टिम्बर की। आपको पता है कि इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम ही होती है।
अगर हम प्लाईवुड का केस लेते हैं तो अगर यहाँ पर हम टिम्बर की बात करेंगे तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 80 से लेकर 190 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होती है इसकी। तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, बाकी सभी की कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन प्रॉपरली सीजनल टिम्बर। प्रॉपरली सीजनल टिम्बर जो होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। आपको पता है कि सीजनिंग जो होती है वो क्यों की जाती है, ताकि जो वेट होता है वो रिड्यूस किया जा सके। आपको पता है कि जो फ्रेशली टिम्बर आप काटते हैं लकड़ी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उस हमारा जो टिम्बर है उसकी सीजनिंग की जाती है ताकि उसका वेट रिड्यूस किया जा सके, स्ट्रेंथ जो होती है एंड जो ड्यूरेबिलिटी है उनको बढ़ाया जा सके, इसलिए सीजनिंग की जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। सो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वेल सीजनल टिम्बर के लिए वो 10 to 12 होता है। 10 to 12 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सेकंड में दिया गया। 10 से 12% इसमें होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर ड्राइंग प्रोसेस, हवा में सुखाने की प्रोसेस जो है उसमें जो प्रैक्टिकल लिमिट होती है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर के लिए कितनी होती है। कंटेंट इज, आगे कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है आगे, उसे टिम्बर की ही होती है, आपको पता है कि सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 से 12% होता है वेल सीजनल टिम्बर का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, 10 से 12%। तो एयर ड्राइंग की जो सीजनिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन ये बेस्ट मेथड है सीजनिंग करने का, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर। एवरेज लाइफ जो होती है हाई ड्यूरेबल टिम्बर की, भाई बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी। टिम्बर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे ड्यूरेबल है तो ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लो ड्यूरेबिलिटी, दूसरा होता है मॉडरेट जिसको आप मीडियम भी बोल सकते हैं, एंड लास्ट वन इज हाई ड्यूरेबल टिम्बर। तो यहाँ पर हाई के बारे में ही पूछा गया है, तो हाई जो होता है उसका जो एवरेज लाइफ होती है 10 साल से ज़्यादा होती है, 10 ईयर्स से ज़्यादा होती है, मोर देन 10 साल। बाकी जो लो होता है उसके लिए जो एवरेज लाइफ होती है वो 5 साल से कम की होती है, एंड जो मॉडरेट होता है उसका 5 और 10 के बीच में होता है। बाकी हाई के लिए 10 साल से ज़्यादा की एवरेज लाइफ होती है। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। एल्यूमिना जो होता है ब्रिक अर्थ में उसके क्या क्या हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एल्यूमिना की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी जो मिट्टी होती है ब्रिक बनाने की उसमें 20 से लेकर 30% इसका कंटेंट होता है, एंड एक तो ये प्लास्टिसिटी देता है हमारी जो मिट्टी होती है, ताकि आप हमारी जो ब्रिक होती है उसको मोल्ड किया जा सके, प्लास्टिसिटी के द्वारा ही आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। अगर हमारा एल्यूमिना जो है वो रॉ ब्रिक्स जो होती है उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसको जब सुखाते हैं या फिर बर्न करते हैं तो हमारी जो ब्रिक होती है वो या तो श्रिंक हो जाएगी या फिर बार्प हो जाएगी। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे मेंटेन प्लास्टिसिटी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, मेंटेन प्लास्टिसिटी। तो ये श्रिंक एंड बार्प इसको भी आप याद रखिए, ड्राई करने पर ये होता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलिका से भाई ये होता है कि हमारी ब्रिक ब्रिटल हो जाती है, एक्सेस सिलिका मेक्स द ब्रिक ब्रिटल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि भाई द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। सो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है कि हमारा कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे आईएस कोड ने भाई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है कि भाई इतनी इस ग्रेड के लिए होगी। सो यहाँ पर M20 है तो उसके लिए 4 होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अगर हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है उसको आप FM बोलते हैं तो वो हमारे पास 27 है, 27 दी गई है। एंड जो हमारे पास FCK है वो हमारे पास 20 है। तो भाई हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें इस ग्रेड के लिए पूछा है, हमारे पास इस ग्रेड के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ गिवन है 27 है एंड ग्रेड हमारे पास FCK जो है वो 20 दिया गया है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है मीन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने का, वो होता है FCK प्लस 165 सिग्मा। तो हमें सिंपली ये वाला फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि FM माइनस FCK ओवर 1.65, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। FM हमारे पास कितना है 27 है, 27 FCK कितना है -20 ओवर 1.65। तो इसको माइनस करते हैं हम तो हमारे पास 7/1.65, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4.24 आंसर आ जाएगा। 4.64 न्यूटन पर mm² हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो आ चुकी है यहाँ पर, जैसे कि ये आंसर ये हमारे पास आ गया। वैसे इसको फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका भी होता है। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ईजिली तरीके से तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन उसको वहाँ पर भी हमने सॉल्व किया, दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। तो उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये तरीका सही है, ईजी है। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव बाय द पोजोलाना। भाई पोजोलाना के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई पोजोलाना अगर आप OPC में ऐड करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इसके पिछला जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर था उसको आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव बाय द पोजोलाना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर रहेगा, ब्लीडिंग, हीट ऑफ हाइड्रेशन, परमेबिलिटी, श्रिंकेज, क्या रहेगा। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे श्रिंकेज है तो ये सही है, ये फिर गलत है। ब्लीडिंग तो ये तो कैंडिडेट ने दिया है, करेक्ट आंसर श्रिंकेज है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बोलना है कि परमेबिलिटी है कि श्रिंकेज है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ब्लीडिंग है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है पिछली वीडियो देखकर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है वो कितनी होती है। जब भी कंसिस्टेंसी की बात आती है तो वो फाइंड आउट की जाती है, कंडक्ट की जाती है बिकार्ट अपरेटर्स के द्वारा। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अपरेटर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है OPC की वो 25 से 30% के वेरी करती है, 25 से 30 के आसपास ही होती है। तो यहाँ पर 30 हमारा आंसर है, 25 से 30% होती है। ये कई बार हमने क्वेश्चन जो है किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट इज प्रोवाइडेड फॉर द टूल एंड प्लांट के लिए। टूल एंड प्लांट का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। टूल एंड प्लांट का जो परसेंटेज होता है वो 1 से 1.5% का होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, 1.1, ये कौन सा आंसर है, टूल एंड प्लांट।
तो देखिए एसएससी कैसे क्वेश्चन जो है पूछता है। करेक्ट आंसर उन्होंने 0.02% को माना है। वैसे 2% है तो ये 2 होगा, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 0.02 ही आएगा। अगर आप इसको करेंगे तो 0.01 आएगा। तो हम भाई यहाँ पर इसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये 10 होगा, ये 5 है, ये 2 है और ये 15 है। तो हम इसको ही आंसर मानते हैं, यही आंसर सही होगा भाई। 1 से 1.5% यही आंसर सही होगा। अगर इसका डिवाइड हम 100 करते हैं तो 1 का करेंगे या फिर 1.5 का करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.015 ये आना चाहिए, या फिर 2 भी हो सकता है इसकी जगह। तो यही आंसर सही होगा। वैसे आप इसको याद रखिए कि 1 से 1.5% ही एस्टिमेशन होता है जो हमारे पास टूल एंड प्लांट होता है, 1 से 1.5% होता है। अगला देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल। 2 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। स्टैंडर्ड जो ब्रिक होती है उसका साइज कितना होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9, ये होता है स्टैंडर्ड साइज। नॉमिनल मॉड्यूलर ब्रिक जो होती है स्टैंडर्ड साइज। नॉमिनल ब्रिक जो होती है उसका तो विद मोटार होता है, आपको पता है कि 20/10 इंटू 10 होता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो बोल रहा है कि थिकनेस क्या होगी 2 ब्रिक्स मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का, क्या साइज होगा उसका। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वॉल की थिकनेस को फाइंड आउट करने का। तो वॉल की जो थिकनेस होती है वो इज इक्वल टू होती है थिकनेस ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक प्लस मोटार थिकनेस। थिकनेस ऑफ द ब्रिक प्लस मोटार थिकनेस। सो हमारे पास 2 बोला गया है, तो 2 इंटू थिकनेस ऑफ द ब्रिक, मॉड्यूलर स्टैंडर्ड ब्रिक का बोला गया है, प्लस मोटार की थिकनेस। तो हम इसको प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 20 दूने 40 सेंटीमीटर उस दीवार की हमारे पास आ चुकी है थिकनेस। अगला देखिए, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न क्यूबिक मीटर में हमें बताना है ऑफ द रेनफोर्स ब्रिक वर्क पर मैशन पर डे इज। एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो होती है रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए पर मैशन पर डे कितना काम करेगा भाई। तो भाई 1 क्यूबिक मीटर काम करता है। आरसीसी वर्क थोड़ी है, तो यहाँ पे आरसी ब्रिक वर्क है, आरसीसी ब्रिक वर्क है इसमें, तो 1 क्यूबिक मीटर काम करेगा। उसमें स्टील भी है ब्रिक भी है, तो वो 1 क्यूबिक मीटर काम करेगा। अगर वो आरसीसी का काम करेगा तो वो 3 क्यूबिक मीटर करेगा। ये इस डिफरेंस को आपको समझना है। तो यहाँ पे एक आंसर हमारे पास हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट ने 3 आंसर दिया है, तो ये डिफरेंस भी आपको देखना है कि भाई आरसीसी के लिए 3 है, लेकिन उसमें ब्रिक वर्क भी इंक्लूड है आरसीसी में, तो वो 1 क्यूबिक मीटर वो काम करेगा 1 दिन में, यानी कि 8 घंटे में। एक मिस्त्री जो होता है वो इतना काम कर सकता है, ज़्यादा कहाँ करेगा बेचारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्या पूछा गया है इतना लेंथी। एक कैनाल बैंक हैज़ ए लेंथ ऑफ 100 मीटर एंड इट्स हाइट at 2 extreme and is 2 meter and 3 meter respectively. The side slope of the bank is 2:1. The rates pitching is 500 per square meter. Calculate the cost of the pitching of the area of the side slope. Find out is। इस क्वेश्चन को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार। ड्राई मोटार की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है भाई, कितनी होती है। वन क्यूबिक मीटर के लिए कितनी ड्राई मोटार की वॉल्यूम होगी। सो सिंपली जो ड्राई मोटार लगता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए वो 0.3 लगता है, 0.3 क्यूबिक मीटर लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर फॉर ऑब्सोलेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। सो भाई ऑब्सोलेसिस जो होता है वो क्या होता है,
तो एक वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की या फिर स्ट्रक्चर की, वो कम हो जाए या फिर आउट ऑफ डेट इन स्टाइल हो जाए। कहने का मीनिंग ये है कि भाई ऑब्सोलिसिस वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो फैशन होता है किसी बिल्डिंग का वो पुराना हो जाता है तो हमें वो चेंज करना होता है, जो हमने प्लानिंग की है वो भी चेंज करनी हो, न्यू इम्प्रूवमेंट करनी हो, और जो डिज़ाइन होता है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने हो, तो उसको हम ऑब्सोलिसिस वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यू इन्वेंशन हमें करना है, इम्प्रूवमेंट करना है डिज़ाइन का, आउटडेटेड डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर था, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्सोलिसिस वैल्यू में आती है। हमारी जो बिल्डिंग है हमने बहुत पहले बनाई हुई थी तो वो पुराना डिज़ाइन था, तो अब हमें नए तरीके से सब कुछ उसमें करना है, तो उसको ऑब्सोलिसिस वैल्यू बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ईयर परचेज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनुअल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज 3%। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या हमारे पास गिवन है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 30 ईयर्स है। IS जो है वो हमारे पास कितना है 0.03, 3 ईयर हमने यहाँ पे पढ़ा था, 3 ईयर पीछे क्वेश्चन में है। एंड हमारे पास और क्या क्या है, S हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं बताऊंगा। I जो है वो हमारे पास 5 ईयर क्या है 5%, ये दिया गया है यहाँ पर 0.05, ये हमारे पास I भी गिवन है। तो S हमें फाइंड आउट करना है। तो S जो होता है वो क्या होता है, मैं ऐसे तभी बोलता हूँ कि भाई जब क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर लिखने की जगह ही नहीं बचती, तो कैसे आपको हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए सेपरेट वीडियो बनाना ही अच्छा रहता है। तो एस जो होता है वो होता है IS डिवाइड बाय 1 + IS की n-1, इससे आप s को फाइंड आउट कर सकते हैं। IS मैंने आपको बता दिया कि IS क्या है 3 हमने वहाँ पे पढ़ा था, 0.03 है। n हमारे पास 30 है, बाकी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 तो कांस्टेंट होता है, 1 भी कांस्टेंट ही है। तो फाइंड आउट कीजिए, तो s की वैल्यू हमारे पास 0.021 आ चुकी है, 0.021 s की वैल्यू आ चुकी है। अब ईयर परचेजेस हमें फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी का ईयर परचेजेस पूछा गया है, तो वो क्या होगा 1 + I + S। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जैसे कि 1 तो कांस्टेंट ही रहता है, I कितना है 0.05 प्लस S तो हमारे पास 0.021 आ चुका है। तो इसको फाइंड आउट कीजिए, तो 14 साल हमारे पास आंसर आ जाएगा ईयर परचेजेस। अब इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी लेंथी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तो आपको ऐसे ही ये वाला करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर यूजिंग ए प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर कॉमन क्वेश्चन है भाई, एरिया फाइंड आउट करता है। प्लेनीमीटर तो एरिया दिया है, हाँ दिया है ऑप्शन में, एरिया को फाइंड आउट करता है। क्षेत्रफल को, प्लेनीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी एरिया को फाइंड आउट कर सकता है, इज मेजर द एरिया। अब ये भी एक कैलकुलेशन ही है। क्या बोल रहा है कि इनसाइड वॉल ऑफ सेप्टिक टैंक इज फिनिश्ड विद 12 mm सीमेंट प्लास्टर विद 1:4 सीमेंट मोटार। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इफ द साइज ऑफ सेप्टिक टैंक इज 6 मीटर × 4 × 2 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाई सीमेंट रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। मैं इसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एरिया कैसे फाइंड, सीमेंट कैसे निकालते हैं, इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि इनने। अगला देखिए, इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल, डिग्री में हमें बताना है, ऑफ ए स्पेरिकल ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना होता है। जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है आपको पता है कि इसमें एक अर्थ का जो सरफेस होता है उसको कंसिडर किया जाता है।
एंड जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है उसमें लिमिट ऑफ सर्वे जो होती है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ही होती है, लेकिन प्लेन टेबल में कम होती है 250 से। तो या इसमें जो सम होता है एंगल का 540 ही होता है। करेक्ट आंसर यही सही है। अगला देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 8 डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर, दैट इज कितना? तो वो 15 होता है, 15 ऑप्शन ये वाला। अब ये कैसे आया, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए, एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है उसमें एन डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल जो होती है वो 2 इंटू एन माइनस 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल होती है। तो ये फॉर्मूला है, 2 हमारे पास कांस्टेंट होता है, एन डिवीजन जो है वो 8 है, इंटू 8 माइनस 1 तो कांस्टेंट ही है। ये आप फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाइए तो क्या आपको करना है, तो उस हिसाब से 15 हमारे पास आंसर आ जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट वर्नियर के लिए भी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एन की वैल्यू डायरेक्ट में एन माइनस 1 होता है, जैसे कि 8 माइनस 1 7 आंसर हो जाता है। रेट्रोग्रेड में भी होता है तो n प्लस 1 होता है रेट्रोग्रेड में। तो ऐसे ही एक्सटेंडेड में पूछा गया था तो एक्सटेंडेड के लिए 2n माइनस 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब इसको भी रहने देते हैं, बाद में करेंगे डिस्कस। अगला क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू, तो लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ द लिंक। ये तो भाई आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, कैलकुलेट द एरर इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट इफ द लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 80 मीटर देन द एक्यूरेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर इन 60 मीटर। सो यहाँ पर देखिए, एक्यूरेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ 60 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर एक्यूरेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द 1 मीटर आपको करना है तो 1/60, 80 के लिए हमसे पूछा है तो एक्यूरेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द 80 मीटर इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर। इसको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 13.33 mm आ जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेंसी इन द कंपास सर्वेइंग। सो भाई, लिमिट ऑफ एक्यूरेंसी जो होती है कंपास सर्विंग में वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट। कहाँ पर दिया गया, शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ए लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। लाइट हाउस की कितनी हाइट होगी ताकि आप उसको 3 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी देख सके। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ये वाला रहेगा, इतनी हाइट रहेगी ताकि उसको 3 किलोमीटर से देखा जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस इफ द एंगल डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट ईदर हिल और पॉन्ड। तो होता है कंटूर हैविंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द सॉइल पोजेसेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। किसके पास होता है जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो होता है
जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक जो होती है वो सैंड के पास होती है, ग्रेवल के पास होती है, इनके पास कोई भी प्लास्टिसिटी नहीं होती है। इट मीन्स कि ये नॉन कोहेसिव होते हैं, यानी कि कोहेजनलेस होते हैं। सो सैंड हमारे पास यहाँ पे दिया है, यस दिया है। ऑप्शन थर्ड हमारा जीरो प्लास्टिसिटी होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्ले के पास होती है, 17 से ज़्यादा इसमें आपको प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। हाई प्लास्टिक होता है ये, एंड ये कोहेसिव होती है। क्ले जो होती है कोहेसिव की प्रॉपर्टी इसमें होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज्ड टू कंपैक्ट द कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए आप किस रोलर को यूज करते हैं? वैसे रोलर जो होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बाइब्रेटरी रोलर जो होता है वो कोर्स के लिए ही होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। ये वाला रोलर वाइब्रेटरी रोलर इज कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए। पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए कौन सी एक्सप्रेशन होती है? तो वो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस θ/2, यस यही होती है। ये हमारी पैसिव के लिए होती है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। लेकिन एक्टिव की जब बात आती है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर है, यहाँ पे पैसिव की जगह अगर एक्टिव होता अर्थ प्रेशर तो उस केसेस में सिंपली आपको क्या करना था, सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगाना था, तो वो एक्टिव के लिए हो जाना था एक्सप्रेशन। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर द सॉइल मास। कितना होगा? तो ये पीछे हमने फॉर्मूला एक डिस्कस किया था, अभी ये पिछला ही क्वेश्चन था, तो इसमें यही पूछा गया था भाई, एक्सप्रेशन से आप एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट जो होता है वो एक्टिव के लिए पूछा, तो मैंने सिंपली आपको बताया था कि भाई एक्टिव के लिए आपको सिर्फ माइनस लगाना है। tan स्क्वायर 45 और ये थीटा जो था वहाँ पे, यहाँ पे थीटा डिवाइड बाई 2 था, थीटा की जगह 30 आपको लगाना था डिवाइड बाई 2, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि tan स्क्वायर 45 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, ऐसे आप करेंगे तो हमारे पास 0.3333 आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इन द पॉइज। पॉइज में आप इसको मेजर कर सकते हैं। सो पॉइज जो होता है उसको आप डायनामिक विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी जो होती है उसको आप एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि आल्सो नाउन एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के नाम से भी जाना जा सकता है। स्टोक को भाई, स्टोक जो होता है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है, ये आप याद रखिए। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर से आप किसको मेजर कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर आप कर सकते हैं हॉट वायर एनीमोमीटर से। अगला देखिए, स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, द डायनामिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लिक्विड इज गिवन 0.8 पॉइज एंड 0.9 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होगी भाई? सो आपको रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करना है, तो रेनॉल्ड नंबर होगा P इंटू वी इंटू डी डिवाइड बाय म्यू। P हमारे पास 0.9 गिवन है, V जो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड कहीं पर दिया गया था, ये है, ये भी गिवन है। D हमारे पास 30 सेंटीमीटर ये गिवन है, और ये म्यू जो है ये 0.8 ये भी हमारे पास गिवन है, 0.08 न्यूटन सेकंड पर मीटर ये भी गिवन है हमारे पास। हम सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अगला देखिए, द स्फीयर ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर फॉल इन द फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्टॉक विद द टर्मिनल वेलोसिटी इतनी दी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑन द फॉलिंग स्फीयर के लिए।
तो यहाँ पर भी हमें रेनॉल्ड नंबर की फाइंड आउट करना है, तो v इंटू डी डिवाइड बाई वी, तो वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप। उसके बाद सीधी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग के बारे में बोला गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होता है 24 ओवर जो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आया RE, जो ये फाइंड आउट करके आएगा, उसके बाद हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 60 जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर 2 मीटर फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई जब भी आप सर्कुलर चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो 0.81 डी होती है, डिस्चार्ज जो होता है 0.95 डी होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये होती है, मैक्सिमम डिस्चार्ज 0.95 होता है। तो यहाँ से ही हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0.81 इंटू डी हमारे पास डायमीटर 2 दिया है, तो हमारे पास 1 पॉइंट ये आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो Q² बटे G इज इक्वल टू A³ बटे T, ये आंसर होगा यहाँ पर। अब अगला देखिए, द रफनेस कोएफिशिएंट फॉर द चैनल इज गिवन एज F, द केजेस कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। केजेस कोएफिशिएंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/√F के बराबर होता है, लिख लीजिए। अगला क्या बोल रहा है, द वाटर फ्लो फुली थ्रू द रेक्टेंगल चैनल ऑफ लैटरल डिमेंशन 4x3 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल इफ द स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन एंड केजी कांस्टेंट जो है हमारे पास गिवन है रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेंशनलेस पैरामीटर, कौन सा डिमेंशनलेस पैरामीटर है, तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर ही डिमेंशनलेस पैरामीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ द पंप इज गिवन एज 30 HP है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर एक्सप्रेस इन वाट। पावर जो आपको एक्सप्रेस करनी है वाट में वो कितनी होगी। आपको पता है कि भाई 1 जो HP होता है, यहाँ पे 30 HP है, एक हाउस पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। एक HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो 30 जो होगा वो कितने होगा, 30/746 आप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 22,380 वाट। कहाँ पे दिया गया है, ये भी आंसर करेक्ट है, 22,380 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला देखिए, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल है हमारे पास, तो हमें उसको सुधारना है, अम्लीय मिट्टी को। तो हम कैसे सुधार सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसमें लाइमस्टोन को अमेंडमेंट के रूप में यूज करेंगे, यूज लाइमस्टोन एज सॉइल अमेंडमेंट। और बिल्कुल सही बात है, इसको ही हम यूज़ करेंगे, जिप्सम को यूज़ नहीं करते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। जिप्सम जो होता है वो अल्केलाइन सॉइल के लिए यूज किया जाता है। जिप्सम वाला जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। वैसे एसिडिक के लिए तो आपको लाइमस्टोन ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जिप्सम जो होता है वो आपको अल्केलाइन सॉइल जो होता है उसके लिए यूज होता है जिप्सम। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई सॉइल लाइमस्टोन किसके लिए यूज होता है एंड जिप्सम किसके लिए यूज होता है। अगला देखिए, कैलकुलेट द इवेपोरेशन फ्रॉम ए पॉन्ड इफ द पैन इवेपोरेशन इज 45 mm, द पैन कोएफिशिएंट इज 0.70। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इवेपोरेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो E इज इक्वल टू 0.70 इंटू 45 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 31.5 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप पैन कोएफिशिएंट जो होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, द रूलिंग स्पीड ऑन ए कर्व इज 100 km/h एंड द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज 7%। कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ द कर्व, टेक कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इज 0.15।
सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूलिंग डिज़ाइन रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 127 आर, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ई हमारे पास क्या गिवन है, सुपर एलिवेशन होती है, एफ हमारे पास फ्रिक्शन होता है लेटरल जो कि दिया गया है, एंड वी स्क्वायर, वी हमारे पास वेलोसिटी होती है, इनकी स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, 127 तो आपको पता है क्या होता है। रेडियस हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सिंपली वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ई 0.7 प्लस लेटरल फ्रिक्शन 0.15 है इज इक्वल टू वी 100 का स्क्वायर ओवर 127 इंटू आर। फाइंड आउट कीजिए इसको, हमारे पास आंसर 358 आ जाएगा। आप इसको घर पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ ए रेलवे गेज इज। इंक्रीजिंग विड्थ में हमें बताना है कि भाई सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे छोटा बड़ा ऐसे आता है। इंक्रीजिंग में छोटा छोटा बड़ा 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 फिर ऐसे आएगा ना। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा तो ब्रॉड गेज होता है। ब्रॉड गेज यहाँ पर सबसे लास्ट में किस किस के पास है, तो सबसे लास्ट में इसके पास ही है भाई। बाकी तो देखिए नैरो है, मीटर है। नैरो तो सबसे कम होता है वैसे, हमने देखा है नैरो, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये तीन ही हमने वैसे ज़्यादातर पढ़े हैं। वैसे होता है स्टैंडर्ड गेज भी है, लाइट गेज भी होता है, यहाँ पर दिया है तो होता होगा भाई। मैंने तो तीन ही वैसे कई अपनी वीडियो में तीन ही के बारे में ही बताया कि इसकी जो गेज की लेंथ होती है वो इतनी होती है। तो सबसे कम यही हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा लास्ट में यही है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली यही हो जाता है। लाइट गेज होगा, फिर नैरो आएगा, फिर मीटर गेज आता है, फिर स्टैंडर्ड गेज आता है, फिर लास्ट में आता है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज सबसे बड़ा होता है, तो सी हमारा थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन फर्स्ट 3 कॉन्टिन्यूस ईयर इज गिवन। 3 साल में इतनी है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द 4th कॉन्टिन्यूस ईयर अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से हमें उस सिटी की पॉपुलेशन के बारे में पता करना है। 3 साल में तो वो लगातार इतनी रही कंटिन्यूस, 60 80 1 लाख तक रही। तो कितना कितना बड़ा इंक्रीमेंट कितना कितना हुआ, 60 के बाद 20, 20 बढ़ी, 80 के बाद 100, इनके 1 लाख, 20 बढ़ी, 20 का उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जियोमेट्रिक मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई जियोमेट्रिक मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो इंक्रीमेंट, यानी कि आर जो हुआ है वो कितना हुआ है, 20,000 डिवाइड बाय 60,000, इसमें कितना हुआ है आर, ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करेगा तो 0.33 इतना इंक्रीज हुई है। तो 80 और 20,000 डिवाइड बाय 80 कितना बड़ा है उसमें, तो 0.25 ये आ चुका है आर की वैल्यू, यानी कि इतनी इंक्रीज हुई है। सो अंडर रूट R1 इंटू R2, R1 कितना था हमारे पास 0.33 इंटू R2 0.25 अंडर रूट साइन का। इसको फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास जो आंसर आएगा 0.2885, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है। अब चौथे साल में हमें फाइंड आउट करनी है, तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस RN, ये फॉर्मूला होता है। सो पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख थी, लास्ट वाली 1 लाख थी, इंटू 1 हमारे पास कांस्टेंट है, R की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0.2885 एंड n 1 साल की हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, हमारे पास 12,885 नियर बाय यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी के लिए। ओल्ड एंड लार्ज सिटी के लिए अर्थमेटिकली इंक्रीज मेथड आप यूज करते हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू इट्स। तो भाई स्ट्रेंथ जो होती है रिवेटेड लैप जॉइंट की, वो इन तीनों की लीस्ट होती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ इन तीनों की। अगला भी हम वैसे यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। 50 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो देखिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर विच कैरी डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड। एक आपको बताना है कि कंप्रेशन मेंबर है भाई, उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो हमें बताना है, जिसने क्या कैरी किया हुआ है, कंप्रेशन मेंबर ने डेड लोड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड है उसके पास। तो उस केसेस में हमारे पास 180 आंसर होता है। एक होता है कि कंप्रेशन मेंबर जिसने कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड के लिए, इसके लिए भी 180 आंसर होता है। एक होता है ओकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स। विंड, हवा और जो सिस्मिक फोर्स होती है उसके अलावा कोई और लोड कैरी कर रहा होता है, तो उसके लिए भी 180 होता है। डेड एंड इम्पोज्ड लोड के लिए भी 180 आंसर होता है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो 180 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम में डायरेक्ट टेंशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट टेंशन के लिए हमारा 400 होता है स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है। एक स्टूडेंट था जो कि कमेंट कर रहा था कि सर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करो। तो कोई बात नहीं, हम उनके भी डिस्कस करेंगे। तो हमने आपका कमेंट पढ़ लिया है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई हम उनके भी शुरू करेंगे। हो सकता है हम HPJE का भी शुरू करें। तो फिलहाल इसका ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि हरियाणा JEE का, अभी JNK के स्टेट का भी बच रहा है, काफ़ी स्टेट के बच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि साथ साथ में एक आपके लिए एक बूस्टर सीरीज़, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अपग्रेड सीरीज जो है आपके लिए शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, 10 या 15 हर एक वीडियो में। तो वहाँ से बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को हो सकता है कि हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्या बोल रहा है, व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर। प्लेट जो है एक्सपोज टू वेदर है, टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड एट ए पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो देखिए, यहाँ पर जो टैकिंग रिवेट होती है, यहाँ पर हमारे 2 केसेस आते हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेट या फिर कोई फास्टनर हो, कोई भी हो भाई, एक्सपोज टू वेदर, एक नॉट एक्सपोज टू वेदर। एक भाई वेदर के संपर्क में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। तो दोनों के लिए जो टैकिंग रिवेट होती है वो प्रोवाइड की जाती है एट ए पिच इन द लाइन नॉट एक्सीडिंग। तो मैं दोनों को आपको बता देता हूँ कि भाई दोनों के केसेस में क्या आंसर रहेगा। एक, अब सबसे पहले एक्सपोज टू वेदर पूछा गया, तो एक्सपोज टू वेदर जो होता है उसके लिए 16 T और हमारे पास 200 mm, विच एवर इज लेस। 200 mm 16 T में से जो भी कम रहेगा वही हम लेंगे एक्सपोज टू वेदर। अब नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर उसके लिए 32 T और 300 mm, विच एवर इज लेस। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए भाई, कौन सा एक्सपोज टू वेदर होता है, कौन सा नॉट एक्सपोज टू वेदर होता है। तो एक्सपोज टू पूछा गया तो 16 T, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर कई कैंडिडेट ने 32 T भी लगाया है। तो 32 T भाई नॉट एक्सपोज टू वेदर होता है। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी भी मिले, तब जाकर अच्छा होता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसका आंसर ये है। तो मैंने थोड़ा बहुत 7 का भी आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो लगाने ज़रूर चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इन डबल लेसिंग द थिकनेस टी ऑफ फ्लैट लेसिंग, यहाँ पे डबल के बारे में है, वहाँ पर सिंगल के बारे में पूछा गया है। तो सिंगल लेसिंग जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो मैंने आपको सिंगल का भी बताया था और डबल का भी बताया था उन दोनों वीडियो में, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। तो सिंगल के लिए 1/40 होता है और डबल के लिए 1/60 होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ के। तो 1/60 यहाँ पर दिया गया है, डबल के लिए पूछा तो 1/60, 1/40 जो होता है वो सिंगल के लिए होता है। भाई दोनों को आपको पता होना चाहिए, तब जाकर अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड। कॉलम फुटिंग जो होती है प्रोवाइड की जाती है, भाई क्या कारण है कॉलम फुटिंग प्रोवाइड करने का। सो कॉलम फुटिंग प्रोवाइड करने का ये होता है कि भाई टू स्प्रेड द कॉलम लोड ओवर ए लार्ज एरिया। कॉलम का जो लोड होता है उसको एक लार्ज एरिया के ऊपर फैलाने का काम होता है कॉलम फुटिंग का। बिल्कुल सही बात है। टू इंश्योर दैट इंटेंसिटी ऑफ बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम फुटिंग एंड सॉइल डज नॉट एक्सीड परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी बिल्कुल सही बात है। टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड ओवर सॉइल थ्रू द कॉलम फुटिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है। भाई हिंदी में भी दिया गया, जो हिंदी वाले हैं वो इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रसेस गर्डर ऑफ ब्रिज ए डायगोनल कंसिस्ट ऑफ माइल स्टील फ्लैट 400 ISF and carries a pull of 80 ton. If the gross diameter of the rivet is 26 mm, the number of rivet required in a splice is। इस क्वेश्चन को भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, आपको पता है कि ये रिवेट से रिलेटेड है। तो रिवेट जो होती है दो तरीके से यहाँ पे फेलियर को आपको फाइंड आउट करना है। तो शेयर फेलियर का फॉर्मूला जो होता है वो NS इंटू FS। तो देखिए कितना लेंथी, π/4 इंटू DH², ये फॉर्मूला है शेयर फेलियर को फाइंड आउट करने का। उसको वियर फेलिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो वियर फेलियर जो होता है FB इंटू DH इंटू T, ये फॉर्मूला देखिए कितने लेंथी फॉर्मूले हैं। तो ऐसे स्क्रीन भी हमारी छोटी है, हमारे पास उतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें ही हम इसको आपको कॉपी पर लिख कर वीडियो बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। आपको पता ही है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी होने की वजह से आपको उतना सहूलियत हमें नहीं मिल पाती है। सो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे देखिए मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, तो क्या नज़र उतना समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मैंने लिखा है। सो इसलिए इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, द रोलर स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज एज बीम बिकॉज दीज प्रोवाइडेड लार्जर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर ग्रेटर लैटरल स्टेबिलिटी। सो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो रोलर स्टील आई सेक्शन जो होता है उसको मोस्ट कॉमनली आप यूज कर सकते हैं बीम की तरह, बिकॉज वो क्या प्रोवाइड करता है, लार्जर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता है विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ग्रेटर लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए ये दोनों ही बिल्कुल सही आंसर होंगे रोलर स्टील आई सेक्शन के लिए, दोनों सही हैं ये, तो दोनों सही हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर सिंपली स्पॉटेड बीम द मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन इज। सिंपली स्पॉटेड बीम के लिए मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो होती है वो L/325 ऑफ द स्पैन होती है, यानी कि इनटू स्पैन होती है, या फिर ऑफ द स्पैन, यहाँ पर ऑफ द स्पैन है या फिर इनटू एक ही बात है। L/ या फिर 1/325 एक ही बात होती है, तो 1/325 ऑफ द स्पैन, ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
The load on a lintel is assumed as uniformly distributed if the height of the masonry above it is up to height of। तो भाई लिंटल के ऊपर जो लोड आता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही होता है और उसकी जो हाइट होती है वो 1.25 टाइम्स का इफेक्टिव स्पैन होती है। 1.25 टाइम्स, 1.25 गुना होती है उसके इफेक्टिव स्पैन के। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंक्रीटिंग कंटेनिंग, कंक्रीट कंटेनिंग क्या होता है कंक्रीट के पास? कंक्रीट एक सिलिसिस एग्रीगेट होता है, इसमें हैज़ हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, इग्निसिस एग्रीगेट भी होता है एंड हैज़ इंटरमीडिएट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लाइमस्टोन हैज़ लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये आपको वैसे आपको पता ही है कि भाई एग्रीगेट जो होता है वो किसी भी रॉक से बनाया जा सकता है। सो यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये है, सिलिसिस एग्रीगेट हैज़ हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसको याद रखिए, लोएस्ट किसके पास होता है? लाइमस्टोन के पास लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सीमेंट के बॉक्स कंपाउंड जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जो होता है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, कुछ और तो नहीं यहाँ पर क्वेश्चन? नहीं, और तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है ये पानी के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है। आपको पता है कि पानी डालते ही यही रिएक्ट करता है। रिएक्ट फास्ट विद वाटर, बिल्कुल सही बात है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये गलत है भाई, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, 865 जूल पर कैलोरी होता है। काउज इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ, ये इसके लिए नहीं होता है, गलत बात है। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, डज नॉट कंट्रीब्यूट, इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन कुछ इन्होंने अजीब सा बना दिया है, तो इसका तो सारे ही सही बन रहे हैं सिर्फ एक को छोड़कर, इसको छोड़कर, तो ये क्वेश्चन गलत है। एसएससी जेई ने शायद कुछ और ही बनाना था, क्वेश्चन कुछ और ही बना दिया, क्योंकि ये जब भी पानी डालते हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको फ्लैश सेटिंग देता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम अर्ली स्ट्रेंथ के लिए होता है, एंड इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कोई योगदान नहीं रहता, ये भी बात सही है। बाकी इसको हम इस आंसर को ही सही मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को बताने को बोल रहा है, तो गलत स्टेटमेंट यही होगी हमारी सेकंड। बाकी ये तीनों तो सही बैठ रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसको भूल जाइए, इसका सेकंड ही आंसर रहेगा, क्योंकि लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है, क्योंकि वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, तो ये उसका ही आंसर होगा। तो सेकंड को आंसर सही मानिए, बाकी जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर एक और चीज़ है कि भाई अगर आप ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट इसका कंटेंट बढ़ा देते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में डालेंगे, तो आपको क्विक सेटिंग सीमेंट मिलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है। सो अगला देखिए, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइन मॉडुलस 2.6 टू कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस 5.4 इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सो यहाँ पर हमें फाइनेंस मॉडुलस को फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो फाइनेंस मॉडुलस जो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है P2 माइनस P ओवर P माइनस P1 इंटू 100। तो ये जो होता है फाइनेंस मॉडुलस वो परसेंटेज में आती है वैल्यू। तो अगर आप शायद इसको ना लगाए इंटू 100 तो आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, फिर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेंस मॉडुलस कितना है
2.6 है। अगर आप उसको कंबाइन करते हैं कोर्स एग्रीगेट के साथ तो फाइनेस्ट मॉडुलस जो होता है 6.8 होता है। फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 5.4 इज। तो फाइनेस्ट मॉडुलस कितना है, फाइन एग्रीगेट का 2.6 है, फाइनेस्ट मॉडुलस कोर्स एग्रीगेट का 6. ये फाइनेस्ट के लिए है एंड कोर्स के लिए 6.8 है एंड फाइनेस्ट मॉडुलस जो कंबाइन एग्रीगेट का वो 5.4 है, कंबाइन का 5.4 है। तो हमें परसेंटेज निकालना है फाइनेस्ट टू कोर्स एग्रीगेट का। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो मैंने पुटअप कर दिया कि फॉर्मूला क्या होता है। P2 हमारे पास 6.8 है कोर्स एग्रीगेट का, माइनस कंबाइन का 5.4 ओवर 5.4 माइनस 2.6 इंटू 100। इसको आप सोल्व कीजिए, हमारे पास आंसर ये वाला आना चाहिए। अगर 0.5 ना आए तो इसको आप कट कर सकते हैं, हमारे पास ये आ सकता है। तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आप कर लीजिए घर पर बैठकर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट को हमें बताना है कि भाई कौन सी सही है, सही स्टेटमेंट कौन सी है भाई। वाटर इनेबल केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस विद सीमेंट। जल सीमेंट के साथ होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। वाटर लुब्रिकेट्स द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल सैंड एंड सीमेंट। ओनली समान क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। भाई ये तो सारी सही लग रही है, so all options are correct। सारी सही है, आप पढ़ सकते हैं भाई इसको। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मेक्स 60 mm इट्स वर्केबिलिटी इज। स्लम्प जो है 60 mm है भाई, कई बार 60 mm की जगह 6 सेंटीमीटर भी होता है, ये भी आप याद रखिए। तो इस वर्केबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वही वेरी लो मीडियम हाई, मीडियम होती है। ऑप्शन ये वाला 50 से 100 जो होती है वर्केबिलिटी स्लैम्प वैल्यू, उसकी वर्केबिलिटी मीडियम होती है। 50 से 100, 100 से 150 जो होती है वो हाई के लिए होती है। 100 से 150 जो होती है वो हाई के लिए होती है। लो के लिए, लो जो होता है उसके लिए जो होती है 25 से 50 होती है एंड लेस देन 25 जो होती है वो वेरी लो के लिए होती है। वेरी लो के लिए लेस देन 25, लो के लिए 25 से 50, मीडियम के लिए 50 से 100 एंड हाई के लिए 100 से 150 होती है वर्केबिलिटी। अगला देखिए, पिकअप द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन कंक्रीट। प्रीलिमिनरी टेस्ट आप कंक्रीट के ऊपर करते हैं तो उस केसेस में हमारी गलत हमें बतानी है कि भाई कौन सी गलत स्टेटमेंट है, कौन सी सही स्टेटमेंट है। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल एंड वाटर शुड बी द सेम एज टू बी यूज्ड एट द वर्क साइट। प्रोपोर्शन जो होता है मटेरियल का वाटर का वो सेम होना चाहिए जिसको आप वर्क साइट पर यूज करते हैं। अगला देखिए, सीमेंट शुड बी मिक्सड बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मिटी अगर आपको मेंटेन रखनी है तो सीमेंट जो होता है उसको हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। एंड कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। कंक्रीट मिक्स जो होता है एयर टाइट में आपको स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। एंड कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल गलत बात है ये, 37 नहीं होता 27 होता है भाई, 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी जो है वो सही है। ये 2-3 सही है ना, 1 2 3, चौथी गलत है। तो चौथी गलत है, देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगला देखिए, वाइल कंपैक्टिंग कंक्रीट बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड। कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैकेनिकल वाइब्रेटर से आप कंपैक्शन कर रहे हैं तो स्लम्प शुड नॉट एक्सीड, मैकेनिकल वाइब्रेटर से कर रहे हैं भाई। तो देखिए हमारे पास एक पावर ड्राइवन का होता है वाइब्रेटर, पावर ड्राइवन,
उसके लिए लेस देन 25 mm होता है स्लम्प वैल्यू। हैंड ड्राइवन होता है एक वाइब्रेटर, उसके लिए 25 से 50 होता है स्लम्प वैल्यू। एक मैकेनिकल वाइब्रेटर होता है जिसके बारे में पूछा गया है, तो उसकी स्लम्प वैल्यू 50 mm होती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर होती है। एक नॉर्मल वाइब्रेटर होता है, नॉर्मल वाइब्रेटर जो होता है उसकी स्लम्प वैल्यू 100 mm होती है। ये 4 पॉइंट है, इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, चारों पॉइंट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन में काउज द कंक्रीट। नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन, आप यूनिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं, कई जगह नहीं कर रहे हैं, तो उस कंपैक्शन का कारण क्या होता है? पोरस, नॉन होमोजीनियस, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, क्या होगा? सो भाई ये सब कुछ होता है। अगर आप यूनिफॉर्म तरीके से नहीं करते हैं कंपैक्शन, तो पोरस आपको मिलेगा, पोरस कंक्रीट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि उसमें हवा वगैरह जो होगी वैसी की वैसी रह जाएगी। नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट जो होती है पार्टिकल की, आपको पता है कि उससे क्या होगा? रिड्यूज स्ट्रेंथ, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर। देखिए क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर। कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि भाई एक महीने पहले हमने यहाँ पर कोई स्लैब ही बनाया था, भाई यहाँ पर छोड़ दिया था, दूसरा जो है इसको टच करके बनाना है, तो वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट ही होता है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ होगा। बेंडिंग मोमेंट स्मॉल, शेयर फोर्सेस स्मॉल, द मेंबर इज सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड फॉर पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज। द टाइप ऑफ एग्रीगेट नॉट सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, नॉट सूटेबल हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, एंड फॉर पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन, कौन सा होता है? सो वो होता है भाई राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट जो होता है इसकी वर्केबिलिटी हाई वर्केबिलिटी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ जो होती है बिल्कुल कम होती है, तो इसलिए नॉट सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, इसलिए आंसर हमारा राउंडेड हो जाता है। भाई फ्लैग की एंगुलर की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, उसकी बात हो रही है राउंडेड की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ। जब भी आप ग्रेडिंग टेस्ट करते हैं, फाइनेंस टेस्ट करते हैं, तो सीव टेस्ट भी यूज होता है। तो बोल रहा है कि सीव नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर, किसकी ग्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो वो होता है कोर्स एग्रीगेट के लिए, कोर्स एग्रीगेट के लिए, कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट का जो साइज होता है वो कितना हो, कहाँ से शुरू होता है? 4.75 से लेकर 80 mm पर ख़त्म होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो फाइन एग्रीगेट होता है वो 4.75 उसका मैक्सिमम साइज होता है, मिनिमम 75 माइक्रोन से शुरू होता है, तो वो फाइन का हो गया। लेकिन कोर्स 4.75 से लेकर 80 mm तक होता है। तो बोल रहा है कि 4.75 mm एंड 10 mm, तो 4.75 से लेकर 10 mm, देखिए कोर्स एग्रीगेट के लिए ये सीव यूज होगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे,
और क्या आपको आंसर देना है। अगला देखिए, हमें सही स्टेटमेंट चूज करनी है कि भाई इनमें से कौन सी सही है। सैंड ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स इज वॉशर टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट। बिल्कुल सही बात है। सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लडेड पिट डज नॉट नीड वॉशर बिफोर यूज। तो बिल्कुल सही बात है। सी शोर एंड सैंड कंटेन क्लोराइड विच काउज एफ्लोरेंस। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं। भाई इन तीनों को अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। जैसे कि ये देखिए, सैंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लडेड पिट, जो फ्लड के जो गड्ढे होते हैं वहाँ से सैंड आप प्राप्त करते हैं, उसको यूज करने से पहले धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप याद रखिए। जो सैंड आप गड्ढों से प्राप्त करते हैं इज़ बोस टू रिमूव क्ले, आपको धोने की ज़रूरत पड़ती है ताकि क्ले एंड सिल्ट को रिमूव किया जा सके। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड शी शोर सैंड कंटेन, जो सागर के किनारों से आप सैंड पैदा करते हैं उसमें क्लोराइड होता है, जिससे क्या होता है कि एफ्लोरेंस होती है, उत्फूलन जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए, द रिस्क ऑफ सिग्रीगेशन इज मोर, रिस्क ऑफ सिग्रीगेशन इज मोर वेटर मिक्स में, गीला मिक्सचर जो होता है उसमें, वेट गीला, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, लार्जर प्रोपोर्शन जो होता है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर बड़े बड़े पार्टिकल होंगे एग्रीगेट तो सिग्रीगेशन आपको पता है कि होगी। कोर्सर ग्रीनिंग, बड़े बड़े पार्टिकल है तो होगी भाई, ये तो सिग्रीगेशन आपको पता है कि कैसे होती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज ए लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट, एक ऐसा सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज ए लिटिल लोअर देन ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months बट अटेन आफ्टरवर्ड द सेम स्ट्रेंथ। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा सीमेंट जिसकी जो स्ट्रेंथ है भाई थोड़ी सी कम है ऑर्डिनरी सीमेंट से, लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months, बट ये 3 महीनों के लिए है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 महीने हैं थोड़ी सी कम है उसकी, लेकिन बाद में क्या कर रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ सेम ही होती है। तो वो कौन सा होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो सीमेंट होता है लो हीटेड पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीटेड पोर्टलैंड सीमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट वो डिपेंड करता है किस पर। मैक्सिमम साइज जो होता है एग्रीगेट का वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, या फिर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, या फिर क्लियर कवर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट उतना होना चाहिए मैक्सिमम, क्लियर कवर भी मैंने आपको बताई, एंड 1/4 थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है भाई। तो ये आप याद रखिए, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल सेक्शन, स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट एंड क्लियर कवर, इन सभी पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज ए बॉन्डिंग एडमिक्सचर, बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरह कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ऑर्गेनिक, पॉलीमर, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है भाई। ये सारे ही जो होते हैं बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरह यूज किए जाते हैं। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है भाई, कौन सी गलत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर। भाई गलत बतानी है कि सही बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, कौन सी सही है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तो कुछ और ही होने चाहिए थे ऑप्शन। तो यहाँ पर ये सारी ही स्टेटमेंट भाई सही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही कुछ, ये वाला आंसर सही माना है इन लोगों ने, तो ये गलत है। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक्सपेंडिंग सीमेंट इज़ यूज टू फॉर फिलिंग द क्रैक्स, ये बिल्कुल सही बात है। वाइट सीमेंट इज़ मोस्टली यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही बात है। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सारे ही सही हैं भाई, ये गलत एक ही सही थोड़ी है, सारे ही सही हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिलीटीरियस मटेरियल इन एग्रीगेट, हानिकारक सामग्री कौन सी है भाई एग्रीगेट में, यहाँ पर ये हमें बताना है। कोल, क्ले, लम्प्स, सॉफ्ट फ्रैगमेंट या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वही एग्रीगेट जो होता है उसमें बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं, सामग्री होती है। सो वो एक कोल होता है, लिग्नाइट भी एक हानिकारक सामग्री है, क्ले लम्प्स हो गया, सॉफ्ट फ्रैगमेंट हो गया, ये भी एक हानिकारक सामग्री है। एंड जो शेल के कुछ पार्ट होते हैं वो भी हानिकारक में ही आता है। तो इतने सारे हानिकारक होते हैं, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे क्या होते हैं, हानिकारक मटेरियल होते हैं एग्रीगेट में। अगला देखिए, इन सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स बीम में। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। अब डबली रेनफोर्स बीम, इफ सी एंड टी आर स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड टेंशन रेनफोर्समेंट, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ एंड एन इज द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड्स। सो भाई ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम इज, क्या आंसर रहेगा, शियर फोर्स बटे लीवर आर्म इनटू विड्थ, ये है बिल्कुल सही। अगला देखिए, द एनकोरेज वैल्यू ऑफ हुक इज एज्यूम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार इफ द एंगल ऑफ बॉन्ड इज, तो यहाँ पे तो ये भी गलत बताया है। हुक के लिए आपको पता है कि 16 डिग्री का 16 टाइम्स डायमीटर बन रहा है, तो उसके लिए जो एंगल बनेगा वो 180 का होता है। तो यहाँ पे 180 है ही नहीं, 45 40 30, ये गलत है, इसको भूल जाइए। ये क्वेश्चन ही गलत नहीं, लोगों ने क्वेश्चन ही गलत बनाए हुए होते हैं। आपको पता है कि एनकोरेज वैल्यूज क्या होती है। एनकोरेज वैल्यू अगर हमारे पास 40 डिग्री का बेंड है तो उसके लिए 4 डायमीटर होती है। 90 डिग्री का बेंड है तो उसके लिए 8 डाया होता है। 135 डिग्री का बेंड है उसके लिए 12 डाया हमारे पास एनकोरेज वैल्यू होगी। अगर 180 है, 180 डिग्री की हुक है या फिर बेंड है, तो उसके लिए 16 डाया एनकोरेज वैल्यू होगी। तो देखिए 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, तो 180 यहाँ पे होना था, तो ये गलत ऑप्शन क्वेश्चन इन लोगों ने बना दिया है, गलत है, भूल जाइए इसको। अगला देखिए, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, सो होगा 1 डायमीटर, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
द स्पेसिंग ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडर। अब ये देखिए, हमने स्पेसिंग के बारे में भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई स्पेसिंग क्या होती है। स्पेसिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे छोटी डिमेंशन होगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बताया था 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ सबसे छोटी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो बार आप यूज करते हैं, 16 डाया, ये बताया था। एक मैंने आपको बताया था 300 mm, यहाँ पे 48 टाइम्स था, यहाँ ये भी होता है, ये भी सही बात है, ये भी होता है वैसे। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एक 300 mm का होता है, इसको भी आप लिख लीजिए। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे ही सही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सो लिख लीजिए, सारे ही होते हैं भाई ये। अगला देखिए, अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड अपॉन। अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस करता है वो, यानी कि बेस्ड अपॉन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस पर डिपेंड करता है, इस पर। द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील इज डिपेंड ऑन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इम्पोज्ड रेजिस्टिंग बाय स्लैब। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम, कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम कैरिंग अनइक्वल लोड। उन लोगों ने कैरी किया हुआ है अनइक्वल लोड। एक ने मान लो कि 100 का है, दूसरे ने 200 का है, यानी कि अनइक्वल लोड कैरी किया हुआ है। द मैक्सिमम होगिंग बेंडिंग मोमेंट ओकर एट, कहाँ पर होगा, तो लेस लोडेड कॉलम पर होगा। जिसने लेस लोड कैरी किया हुआ होगा वहाँ पर मैक्सिमम होगिंग बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइल्स आर जनरली ड्राइवन बाय। पाइल्स आर जनरली ड्राइवन बाय, किसके द्वारा, डीजल ऑपरेटेड हैम्बर के द्वारा, ड्रॉप हैम्बर के द्वारा, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैम्बर के द्वारा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है भाई ये। अगला देखिए, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए सॉइल इज मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स। क्या बनाता है, विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बनाता है। अगला देखिए, एक कंपाउंड ट्रस may be formed by connecting two simple rigid frame by। एक कंपाउंड ट्रस में भी, कंपाउंड ट्रस जो होती है वो बनती है, बोल रहा है कि कनेक्टिंग टू सिंपल रिजिड फ्रेम बाय 3 बार के द्वारा, 3 बार, 3 बार के द्वारा, 3 बार के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए सेंट्रल लोड W एंड ऑफ कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ विद ए लोड व्हाट इट्स फ्री एंड इज। फ्री एंड जो होगा वो क्या होगा, 1/16 होगा, ये वाला आंसर होगा। अगला देखिए, ए बार ऑफ स्क्वायर सेक्शन ऑफ एरिया ए स्क्वायर is held such that one of its diameter is vertical, the maximum shear stress will develop at a depth h where h is। h का क्या होगा वहां पर, सो h ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया है, तो इसका भी आंसर ये देख लीजिए, यही होगा। अब ये एक ट्रसेस है, शो की हुई है, इसको रहने दीजिए, 94 को भी रहने दीजिए। अब ये वाला देखिए, हमें गलत स्टेटमेंट जो है चूज करनी है टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट के लिए। गलत, तो यहाँ पर जो गलत है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन, ये गलत है। सो ये गलत है, बाकी ये सही है। अगला देखिए, इफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन
ए होलो शाफ्ट subjected to poor torque when T attain maximum shear stress Fs is 17 Fs 64 Newton. The ratio of inner diameter to outer diameter is, क्या होगा? 1/4 होगा। अगला देखिए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मैसनरी डैम ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन हुज बेस विड्थ इज बी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एस। वो होती है b/s। अगला देखिए, लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क इज। लोकस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क का। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ सिलिंड्रिकल शेल ड्यू टू द फॉलोइंग लिक्विड इज। तो वो 2 होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज्ड। एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड हिंज्ड है, तो वो क्या होता है? L/√2 ये होता है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।